तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए क्लास 11th की जो इंग्लिश लिटरेचर का जो पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर, यानी कि एनिमल्स इन प्रिजन। तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर को। और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अभी से लेकर मैं आपके एग्जाम तक आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूँ और आप पढ़ते रहें। तो देखिए, है इस चैप्टर का नाम एनिमल्स इन प्रिजन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एनिमल्स का मतलब तो जानवर, जो जीव जंतु हो गए। उसके अलावा प्रिजन का क्या मतलब होता है? तो प्रिजन का मतलब होता है जेल। प्रिजन का मतलब होता है जेल, जिसे आप कहते हैं। तो प्रिजन का मतलब हो गया जेल। तो यहाँ साफ मीनिंग इसका निकल रहा है कि एनिमल्स इन प्रिजन, यानी कि जेल में जानवर। यानी क्या इसे कह सकते हैं आप? जेल में जानवर। तो जेल में जानवर कैसे रहते थे, इसकी क्या स्थिति थी, इन्हीं बातों का इसमें वर्णन किया गया है, यानी कि यही सब बताया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए हम देखते हैं अब ये लिखा किनके द्वारा गया है। तो ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, तो उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो थे 1889 टू 1964, यानी कि 1889। तो इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 14 नवंबर। इनका जो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889। आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ याद रखना है। उसके बाद जो दिया हुआ है 1964, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1964 में हुई थी। और यदि अगर पूरा बात किया जाए तो 27 मई 1964 को हुई थी। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 14 नवंबर 1889 को, और मृत्यु जो हुई 27 मई 1964 को। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज, यानी जिसे अभी इलाहाबाद प्रयागराज जिसे कहते हैं, तो यहीं उनका जन्म हुआ था। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, चूँकि आपको पता है कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वॉज पॉपुलरली अमॉन्ग द चिल्ड्रन एज चाचा नेहरू। ये पॉपुलरली थे, यानी कि विशेष तौर पे इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो चाचा नेहरू के नाम से बच्चों के बीच। देखिए यहाँ अमॉन्ग का यूज हुआ है। आपको पता है, आपने ग्रामर में प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा कि बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच, और अमंग का मतलब होता है बहुत सारे लोगों के बीच। तो चूंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे थे जिनके की बीच, पूरे भारतवर्ष के बच्चे थे जिनके बीच चाचा नेहरू चाचा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ही वाज अ मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी के ये रेयर सेंसिटिविटी, यानी कि अनूठे सोच के ये व्यक्ति थे। अनूठा सोच, अनूठा विचार का ये व्यक्ति थे। एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन्होंने कहाँ पढ़ाई की? तो हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद है ही बिकम ए बैरिस्टर आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921। यानी कि ही बिकम ए बैरिस्टर, ये एक बैरिस्टर बने। चूँकि जिस समय ये जिस टाइम के थे तो उस समय बैरिस्टर का बहुत ज़्यादा ही क्रेज था। अभी तो लोग IAS IPS के पीछे जिस तरह से भाग रहे हैं, तो उसी तरह से एक टाइम में बैरिस्टर के पीछे लोग ज़्यादा ही फेमस, ज़्यादा ही भागते थे। एक सीरियल भी इस पर बना हुआ, बैरिस्टर बाबू, आप लोगों ने अगर देखा होगा। तो एक समय दौर था जब बैरिस्टर के पीछे लोग ज़्यादा अग्रसित थे। तो उसके बाद देखिए, आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921, यानी कि जब इन्होंने पढ़ाई कर ली नेचुरल साइंस में, लॉ में, और भारत आ गए 1921, तो वो एक बैरिस्टर बने थे। 1921 में ये भारत आए थे। जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो वो 1915 ईस्वी में लौटे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। लीजिए, महात्मा गांधी आ गए यहाँ पर। तो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के जो विचार थे उनसे ये गहरे प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित, और डीपली का मतलब गहरा। ये मतलब गहरे तौर पे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड सून इमर्ज्ड एज ए लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ। यानी कि इन्होंने जल्द ही इन्होंने क्या किया कि वो जो इंडियन पॉलिटिक्स होती थी उसमें ज्वाइन कर लिया, और जल्द ही उभर गए एक कंट्री के यूथ लीडर के रूप में। यानी कि कहते हैं ना कि जो अभी कदम रखा और जल्द ही उभर के सामने आ गए, एक बड़े लीडर के रूप में, एक यूथ के लीडर के रूप में कंट्री के ये सामने आए, सबके बीच आए।
हाउएवर हालांकि ही वॉज नॉट ए मेयर पॉलिटिशियन, यानी कि ये जो थे ये ना ही मात्र एक पॉलिटिशियन थे, मेयर का मतलब एक मात्र होता है, तो ना ही वो एक मात्र पॉलिटिशियन थे बल्कि ही वॉज ऑल्सो ए ड्रीमर, यानी कि स्वप्नदर्शी थे, ये भारत को अच्छा से अच्छा बनाने का स्वप्न देखते थे। आइडियलिस्ट यानी कि आदर्शवादी थे, ह्यूमनिस्ट यानी मानवतावादी थे, एंड आर्टिस्ट इन वर्ड्स एज वेल, यानी कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे, कलाकार भी थे। हिज वर्क्स यानी कि इनकी जो रचना है, वर्क्स का मतलब यहाँ पे रचना माना जाएगा, इनकी जो लिखी हुई रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी इन्होंने रचना लिखी, और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ऑटोबायोग्राफी जो होता है इसका मतलब होता है कि खुद के द्वारा जो खुद की जीवनी लिखी जाती है। जैसे अगर आप हैं और आप अपने जीवन के बारे में, जैसे आपने जन्म लिया, बड़ा हुए, आपने क्या क्या किया, आपके साथ क्या घटनाएं घटी, इन सब को जब आप खुद लिखते हैं तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जब इन्हीं चीज़ों को कोई और लिखता है, आपके जीवन के बारे में कोई और लिखता है, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो इनकी जो रचना है एन ऑटोबायोग्राफी, इनकी एक रचना एन ऑटोबायोग्राफी, जिसमें कि इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी एक और रचना है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इनकी रचना है। एंड लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये तो फेमस एक रचना है इनकी, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। तो ये आपको इनकी रचनाओं को याद रखना है, सब जितने भी लेखक हुए उनकी रचनाओं से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ना सिर्फ अभी बल्कि जब आप आगे कंपटीशन में जाएंगे तो भी इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको सबके बारे में याद रखना है। लेखक परिचय पढ़ाने का मेन मकसद यही होता है, और हर एक चैप्टर के पहले वो इसीलिए दिया रहता है क्योंकि उससे क्वेश्चन आगे भी हमेशा आते रहते हैं, तो मैं भी इसे हर चैप्टर को पढ़ाऊँगी इसी तरह से। तो आप देखिए ये इनकी रचनाएँ होगी। आज आर रिमार्केबल फ्रॉम ए रेयर विगर एंड ब्यूटी, यानी कि ये जो इनकी सारी रचना है ये याद करने योग्य है, ये स्मरणीय है। फॉर रेयर, रेयर मीन्स दुर्लभ होता है, यानी कि रेयर दुर्लभ ताकत और खूबसूरती का परिचय देती है, दुर्लभ ताकत और खूबसूरती के रूप में ये सारी रचनाएं याद करने के योग्य है, ध्यान में रखने के योग्य है। दे एस्टैब्लिश्ड हिम ए मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, इन्होंने इंग्लिश प्रोज में, यानी कि आपको मैं बताई थी पोएट्री और प्रोज, प्रोज का मतलब होता है लेखन, जो कि कहानी के रूप में, ऐसे के रूप में, गद्यांश के रूप में, ऑटोबायोग्राफी के रूप में ये जो लिखा जाता है इसे प्रोज कहते हैं, जबकि पोएट्री का मतलब होता है कविता या फिर गद्यपद जिसे आप कहते हैं। तो इन्होंने खुद को मास्टर के रूप में, इंग्लिश के प्रोज के मास्टर के रूप में इस्टेब्लिश किया, यानी खुद को उतना बना लिया कि मैं इंग्लिश प्रोज का मास्टर बनने की योग खुद को इन्होंने बना लिया। वाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस, और जब ये जेल गए, प्रिजन जेल, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के पहले जब ये जेल गए तो ही रीड बुक्स, इन्होंने किताबों की पढ़ाई करी। ऑब्जर्व्ड नेचर, इन्होंने जो नेचर होता है, नेचर ब्यूटी जिसे आप कहते हैं, प्रकृति का अध्ययन किया। ऑब्जर्व का मतलब है कि अध्ययन करना, तो प्रकृति का अध्ययन किया। ड्रीम्ड एट टाइम्स, अनेक एकदम आदर्शवादी स्वप्नदर्शी के रोल के रूप में इन्होंने वर्क किया। एंड रोट इन हिज पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल अबाउट ऑल दैट ही थॉट एंड फील्ड, और वो सारी चीज़ें लिख दी, वो सारे पावरफुल तरीके से पोएटिक स्टाइल में लिखी। अबाउट दैट ही थॉट, इन्होंने जो भी कुछ सोचा, वहाँ पे नेचर्स का ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने जो भी सोचा, जो भी महसूस किया, जो भी फेल्ट किया, उन सबको एक पावरफुल तरीके से और पोएटिक स्टाइल में इन्होंने लिख डाला। हिज एलिजेंट पोएटिक प्रोज इज बेस्ट कैप्चर्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी, और ये सब जो प्रोज है उनमें से सबसे बेस्ट कैप्चर जो इनकी है एन ऑटोबायोग्राफी जो है वो उसी रचना को, वही रचना इनकी सबसे बेस्ट मानी गई है। उन सब में इन्होंने अपने सोच को, अपने थॉट को, अपने जो भी महसूस किया उन सब को बड़ी ही अच्छी तरीके से डाला है। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, ये जो आपको एनिमल्स इन प्रिजन दिया गया है ये किससे लिया गया है, तो इनकी वही रचना एन ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किससे लिया गया है एनिमल्स इन प्रिजन, तो एन ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। रिवल्स नेहरूज लव फॉर नेचर, यानी कि नेहरू के लव फॉर नेचर, नेहरू का क्या प्यार था प्रकृति के प्रति, वो सब इसमें दर्शाया गया है। इट इज़ रिमार्केबल हाउ ही डेराइव्स प्लेजर फ्रॉम वाचिंग डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि ये याद करने योग्य है, ये स्मरणीय है इसमें कि कैसे इन्होंने
जो जीव जंतु, जो भी इन्होंने जीव जंतु को देखा, डिफरेंट एनिमल्स को, उनको किस प्रकार से रिस्पेक्ट दिया, गिव्स रिस्पेक्ट इवन टू द टीनेस्ट एनिमल्स। यानी कि टीनेस्ट का मतलब होता है एकदम छोटे से छोटे जो जानवर होते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े, जैसे चमगादड़ कर लिए, बेडबग कर लिए, खटमल, जो कुछ भी, इन सब छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को, छोटे छोटे पशु पक्षियों को, सबको इन्होंने कितना रिस्पेक्ट दिया। द पीस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिव एंड लेट लिव। यानी कि ये जो पीस है, ये जो रचना, ये जो एनिमल्स इन प्रिजन इनके द्वारा लिखी गई है, ये एक वंडरफुल एग्जाम्पल है, एक बेहतर उदाहरण है किस चीज़ का, तो लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो। तो आप कह सकते हैं जियो और जीने दो का एक बढ़िया उदाहरण है एनिमल्स एंड प्रिजन, ये जो लेख है ये वाला। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस, यानी कि आपको एक स्मॉल ग्रुप बनाना है। अब कहाँ लॉकडाउन में स्मॉल ग्रुप बनेगा, ये सब तो स्कूल टाइम में बनता था। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स वोज सॉन्ग्स आर स्वीट। उनका लिस्ट बनाइए, वैसे वर्ड्स का, वैसे पक्षियों का लिस्ट बनाइए जिनकी की आवाज़ बहुत मधुर होती है, जिनका गीत बहुत मधुर होता है। तो जैसे आप कह सकते हैं कुक्कू, कोयल हो गया, उसके बाद पपीहा एक होता है। तो इन सब की आवाज़ जो होती है बहुत मधुर होती है। डू यू हियर देम ऑफन, क्या आप लोग इसे प्रायः सुनते हैं ऐसी आवाज़ को। व्हेन एंड वेयर डू यू हियर देम, यानी कि कब और कहाँ आपने इनकी आवाज़ को सुना था। आप ऐसे पक्षियों की लिस्ट बनाइए और क्या आप इसे प्रायः सुनते हैं और कब आपने ये सुना था। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड द ट्रीज, यानी कि रिलेशन, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है वर्ड्स एंड ट्री के बीच, यानी पक्षियों और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच क्या संबंध है। देखिए यहाँ बिटवीन का यूज हुआ है, यानी कि दो के बीच, और वहाँ अमंग का यूज हुआ था चिल्ड्रन में, यानी कि बहुतों के बीच। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ग्रामर में मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। कैन यू इमेजिन वर्ड्स विदाउट ट्रीज, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं वर्ड्स विदाउट ट्री, यानी कि वर्ड्स कैसे, ट्री जो है कैसे, विदाउट वर्ड्स के ट्री कैसे रहेंगे। तो ये चीज़ क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कैसा लगेगा जब ट्री नहीं रहेगा या वर्ड नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, डू यू लव एनिमल्स, क्या आप एनिमल्स से प्यार करते हैं। हाउ डू यू शो योर लव टू देम, आप उन्हें कैसे दर्शाते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो देखिए जब भी कोई छोटे बड़े एनिमल्स होते हैं जिनसे हम स्नेह जिनको दर्शाना होता है तो क्या करते हैं, उसे पुचकारते हैं, उसके सिर पे हाथ सहलाते हैं, उसे पास बुलाते हैं, प्यार से बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सब स्मॉल ग्रुप में डिस्कस करने की चीज़ें थी और आपने देखा, आपने समझा। अब जो हम पढ़ेंगे तो अब हम इस स्टोरी को एक कहिए कहानी के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन तो अभी पढ़ना नहीं है, 12th में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। अभी एक कहानी के रूप में देखेंगे, आनंद लेते हुए समझेंगे कि आखिर ये स्टोरी है क्या, इसमें कहा क्या जा रहा। फिर हम इसके समरी को पढ़ेंगे। तो चलिए आज तो इतना ही। अब आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपके पास बुक होगा तो चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और भी जो मैं ग्रामर के पार्ट डालती हूँ वो सब भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खुद का और खुद के परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।